हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर एक नाम आ रहा है पालमपुर। पालमपुर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसी से कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। ठीक है, तो कृषि के कार्य में लगे हुए सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में लगभग 150 परिवार हैं जो भूमिहीन हैं और दलित वर्ग से संबंधित 240 परिवार 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं। यहाँ 60 परिवार हैं जिसके पास कृषि के लिए 2 एकड़ से अधिक भूमि है। बहुत कम किसानों के पास 10 हेक्टेयर भूमि है। यह प्रदर्शित करता है कि पालमपुर में भूमि का वितरण असमान है। इस प्रकार की स्थिति संपूर्ण भारत में पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर एक गांव के बारे में बताया गया है, पालमपुर के बारे में वर्णन किया गया है। तो पालमपुर जैसे कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कई किसानों के पास बहुत भूमि है और कई किसानों के पास बहुत कम ही भूमि है, जहाँ उन पर उनकी जो जीवन शैली है उन पर असर पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, है ना, अपनी भाषा में, जैसा मैंने आपको समझाया। अब देखिए, अगला प्रश्न है, खेती हर श्रमिक गरीब क्यों है। मतलब जो खेती वाला जो किसान है ना, वो क्यों गरीब रह गया है ना, इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, मतलब बताना है हमें क्वेश्चन के आंसर में। तो खेती से संबंधित क्या है, किसानी है। ठीक है, कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि ये वर्ड थोड़ा अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है खेती का मतलब जो खेती करने वाला यानी किसान। ठीक है, वही है। तो पहला तो ये है, इसके परिवार बड़े होते हैं। भाई, बड़ा परिवार रहेगा तो खाने के जो मतलब जो पर्याप्त रहेगा, जो अपना गेहूँ है, मान के चलिए 1 बोरी गेहूँ है, 1 बोरी गेहूँ जो है 5 परिवार यानी 5 लोगों में हो जाता है। अब परिवार में होगा 10 लोग, तो जो 1 बोरी अनाज था वो तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक क्या बोलते उसकी क्या बोलते हैं, भूखमरी की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। दूसरा देखिए क्या है, ये श्रमिक भूमिहीन है या उसके पास भूमि का बहुत छोटा भाग है। अब भाई, क्या है कि दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास परिवार तो छोटा है, बट उनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो अच्छी प्रकार से अपनी खेती कर सकें और पर्याप्त अपना जीवन यापन कर सकें, है ना, खेती कर कर के जो अनाज है। और उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अनाज खरीद सकें, है ना? तो ये इस चीज़ को ही डिपेंड करता है। तीसरा है, ये गरीब होते हैं, गरीबी ही गरीबों को जन्म देती है। अब शुरुआत से ये गरीब हो गया, जैसे कोई बच्चा है, अब वो गरीब परिवार में जन्म लेता है, तो उसका जो आस-पास का पर्यावरण है यानी आस-पास का अगर हम वो देखें, माहौल देखें, तो उसका भी उसी प्रकार से जीवन होगा, मतलब कि पढ़ाई-लिखाई के लिए उसके लिए इनकम सोर्स नहीं होगा इतना, तो अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाई कर पाएगा वो, है ना? और क्या बोलते हैं, खाने के लाले पड़े रहते हैं, है ना? तो गरीबी जो है ना, काफ़ी कुछ छीन लेती है, अरमान छीन लेती है बच्चे की। तो इसमें क्या है, गरीब और गरीब होता जाता है इस स्थिति के कारण। ठीक है? अगला है पॉइंट, वर्ष के दौरान उसके पास कोई कार्य नहीं है। अगर देखिए, वर्ष भर अगर फँसी मतलब कोई खेती वाला किसान है, तो वो फसल के काम कर कर के थोड़ा बहुत अर्जन कर लेगा, है ना? किसान के पास तो एक ही बार पैसा आता है जब उसकी फसल पूरी की पूरी पक जाती है ना? तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है जहाँ पर ना उसकी खेती होती है, ना उसका धंधा चलता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से वह बिल्कुल बेरोज़गार हो जाता है। अब बेरोज़गार होने के कारण उनकी जो घर में जो स्थिति है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। 5वां ये रीज़न बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये गरीब होते हैं, गरीबी ही को जन्म देती है ना? तो 5वां इसमें ये है, अशिक्षित, अस्वस्थ एवं अकुशल होते हैं। तो यही रीज़न है, ठीक है? सीधा-सीधा कि जब गरीब गरीब इसलिए होते जाते हैं क्योंकि भाई उनके पैसे नहीं है कि अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो उनके बच्चे अशिक्षित रहते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं
और अस्वस्थ मतलब का जैसा अगर कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज ना करवा पाना, भाई पैसे ही नहीं है। और उनके माइंड का जो माइंडसेट है वो विकास नहीं हो पाता, यानी डेवलप नहीं हो पाता है। भाई पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि जॉब प्राप्त करो, पढ़ाई पढ़ाई करने का मतलब ये है कि अपना जो माइंड है ना उसको डेवलप करना, यानी डेवलप होता है इससे माइंड अपना पढ़ाई करने से। छठवां पॉइंट बताया, इन मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। अब जैसे सरकार ने कई काम करने के लिए फैक्ट्री वगैरह खोली या तो कुछ ऐसे चीज़ें बनाई, मशीनें बनाई सरकार के द्वारा, है ना, कहीं बिल्डिंग वगैरह बन रही हो, तो इस तरीके के दौरान जब इन मजदूर काम करने जाते हैं तो इनको प्रॉपर तरीके से मजदूरी नहीं मिलती है। कई ठेकेदार रहते हैं, है ना, कम मजदूरी देते हैं, कम वेतन देते हैं, और कोई कोई तो देता ही नहीं है। जैसे 10 दिन काम किया, 2 दिन की 4-5 दिन की दे दी मजदूरी, और बाकी जो है नहीं दिया, है ना। तो इस चीज़ें सारी होती हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या हानि होती है? देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में अगर देखें तो दवाइयों का और एसिड यानी केमिकल वगैरह का यूज़ किया जा रहा है कीड़ों को, अपने जो प्लांट हैं या फसलों को बचाने के लिए दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो दवाइयाँ हैं फसलों में लग जाती हैं, और फसलों में लग जाने के बाद हमारे पेट में आ जाती हैं। वो कैसे कि मान के चलिए हमने किसी फसल पर दवाई छिड़क दी, अब वो छिड़क दी तो ठीक है, कीड़ा उससे ख़त्म हो गया, मतलब जो भी फंगस वगैरह मतलब जो भी बैक्टीरिया लगते थे वो नहीं लगेंगे। लेकिन एक टाइम पे क्या है, वो जो केमिकल हमने डाला था वो उसमें लगा रह जाएगा, उसकी जड़ों में चला जाएगा, और वो जो क्या बोलते हैं केमिकल है, एसिड है, वो पहुँच जाएगा किसमें, प्लांट में, है ना। पानी के साथ हमने उसको दे दिया प्लांट में, और वो पहुँच गया पेड़ में। अब पेड़ की जब फसल काटने की बारी आती है तो उसको हम काट कर रखते हैं, और फिर उससे जो हम हमारा जीवन शैली को चलाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे पेट में गया। अब ये जो पेट है ना, इस पेट में जाने के बाद अब वो हमारे जो केमिकल गया है ना, वो धीरे-धीरे अपनी जगह बनाएगा, और इससे जो हमारी कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो बस यही चीज़ बताई गई है कि इसमें जो रासायनिक जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके क्या हानि है, मतलब क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आइए जान लेते हैं किताबी भाषा में भी। मैंने आपकी भाषा अपनी भाषा में तो समझा दिया आसान शब्दों में आपको। तो देखिए, रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है। रासायनिक खाद के कारण भूमिगत जल, नदियाँ व झीलों का पानी प्रदूषित हो जाता है। देखिए, अब यहाँ पर फसल तो खराब होती ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जल भी प्रदूषण होता है, झीलें का जो पानी है वो भी प्रदूषण हो जाता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया गया। भू उर्वरता एवं भूमिगत जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन बनाने में वर्षों लग जाते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इनकी पुनः स्थापना कर पाना बहुत कठिन होता है। कृषि के भावी विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर हमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। मान के चलिए अगर अपनी फसलों में कुछ बैक्टीरिया या कीड़े वगैरह लगते हैं तो देसी नुस्खा आज़माना चाहिए। कहा जाता है कि हम गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। एक ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया गोबर की खाद, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सबसे ज़्यादा देसी उपाय है, और इससे कई सारे जो अपने फसलें हैं वो सारी सेव हुई हैं, यानी बची हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर ये जो आज के दौर में चल रही हैं दवाइयाँ, इनका कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, एक बार हो सकता है इस्तेमाल कर लें, लेकिन हर बार इस्तेमाल करें इन्हीं का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।